हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कोमल को आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए उसने रात का खाना भी सुबह बनाकर रख दिया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो गली में पड़ोसन मिल गई। आ गई बहू ऑफिस से। आजकल तुम बहुत देर से आने लगी हो, वैसे तो तुम जल्दी आ जाती हो। जी वो आंटी जी, ऑफिस में काम बहुत है आजकल, इसलिए थोड़ा लेट आने लगी हूँ। आपको कुछ काम था? नहीं नहीं, मुझे क्या काम होना है। वो तो मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुम्हारी सास बता रही थी कि आजकल तुम रात का खाना भी सुबह ही बनाकर चली जाती हो, इसीलिए आजकल सुबह के चावल रात में खाने पड़ रहे हैं बहू। लेकिन बहू, एक बात का बुरा मत मानना, अब तुम्हारी सास की उम्र हो गई है। सुबह के चावल तुम बच्चों को तो हजम हो जाएंगे, पर हमारी जैसी उम्र के लोगों को ज्यादा चावल खाने से तकलीफ होती है, और वो भी सुबह के बने हुए चावल। और बता रही थी तुम साथ में रोटी भी नहीं बनाती हो। पड़ोसन की जली कटी बातें सुनकर कोमल गुस्से में आ जाती है। कुछ लोगों का काम होता है चिंगारी फूंकना, और वो चिंगारी पड़ोसन ने फूंक दी थी। कहीं ना कहीं गलती पड़ोसन की भी नहीं थी। जब घर का भेदी लंका ढाए तो फिर क्या ही किसी से कुछ कहना। कोमल गुस्से में घर पहुंची और बैग साइड रखकर सीधा अपनी सास के पास गई। अब तक आशीष भी ऑफिस से आ गया था। वो कमरे में था। आपको मेरे से क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, क्या हुआ? आपने पड़ोसन आंटी से क्या कहा है कि मैं आपको सुबह के चावल खाने में देती हूँ? मैं रोटियां नहीं बनाती, मैं आपको रोजाना चावल ही देती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो पड़ोसन कमला मिलने आई थी तो पूछ रही थी कि हमने खाने में क्या बनाया है, तो मैंने बोल दिया कि तुम सुबह दाल चावल बनाकर गई हो, वही खाएंगे रात को। बस इतनी ही बात हुई थी। इतनी बात तो नहीं हुई है जहां तक मुझे पता है। बाकी मैं ऑफिस जाती हूँ, इसलिए सुबह खाना बनाकर चली जाती हूँ ताकि पीछे से आपको परेशानी ना हो। अब अगले कुछ दिनों तक सुबह चावल ही बनेंगे। आपको रोटी बनाने का ज्यादा शौक है तो खुद बना लिया करो, पर प्लीज अपने घर की नुमाइश लोगों के सामने मत करो। कोमल ने रसोई में जाकर दाल चावल गर्म किए तो आशीष भी रसोई में आ गया। लाओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं ला रही हूँ। जब मैं सुबह खुद कर सकती हूँ तो अभी क्यों नहीं। कोमल ने आशीष को दाल चावल दिए और खुद भी दाल चावल खाए। कुछ देर बाद कोमल की सास भी वही दाल चावल खाकर सो गई। अगले कुछ दिनों तक कोमल के ऊपर ऑफिस का प्रेशर बहुत था। इस वजह से वो जल्दी जल्दी में कभी छोले चावल तो कभी राजमा चावल, कभी खाली पुलाव तो कभी कढ़ी चावल वगैरह बनाने लग गई। और लंच में भी वही पैक करके वो आशीष को दे देती, खुद भी वही ले जाती और घर पर सास के लिए भी वही रख देती। और शाम को जब वो ऑफिस से लौटती तो सब्जी दाल के साथ वही चावल परोस देती। एक दिन कोमल की ननद, जो उसी शहर में ब्याही हुई थी, वो मिलने आती है। क्या कह रही हो मम्मी? कोमल भाभी रोजाना सुबह चावल बनाकर चली जाती हैं? मतलब कि कोई पराठा रोटी कुछ नहीं, बस सुबह शाम आप सब चावल ही खाते हो? बड़ी अजीब सी बात है। मेरे घर तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो सुबह बबलू के पापा को 2 देसी घी के पराठे बनाकर देती हूँ, बबलू को लंच में भी पराठे देती हूँ। बबलू के पापा को लंच देती हूँ तो उसमें भी रोटी गरम गरम अच्छे से घी की चुपड़ी हुई पैक करके देती हूँ। मेरी तो सास भी इस मामले में बहुत सख्त है। अगर मैं ना बनाऊं तो वो खुद रसोई में खड़ी हो जाती है रोटी बनाने के लिए। हमारे घर तो चावल हफ्ते में 1 दिन ही बनते हैं। तुम्हें इस बारे में भैया से बात करनी चाहिए, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। अब मैं क्या बोलूं? आशीष तो मेरी एक नहीं सुनता। 1 साल हो गया है शादी को, समझ लो पूरे 1 साल से मैं रोजाना ना जाने कितने चावल खा रही हूँ। ममता बिटिया, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारी मम्मी का हाल बहुत बुरा है। अब तुम होती नहीं हो, इसीलिए अपने दिल की बात ये मुझसे ही कहती हैं। आने दो आज भाभी को ऑफिस से, मैं उनकी अच्छे से खबर लूंगी। शाम को जब कोमल ऑफिस से घर लौटी तो उसकी ननद उस पर गुस्से में बरसने लगी। ननद ने कोमल को बहुत खरी खोटी सुनाई। आपको पता है मम्मी की उम्र कितनी है? पूरे 60 बरस। और आप हो कि उनको इस उम्र में सुबह के ठंडे बासी चावल खाने के लिए दे देती हो। सुबह भी चावल खिलाती हो, रात को भी चावल खिलाती हो। अरे आपको थोड़ी सी शर्म या लिहाज है या नहीं बड़ों की? अगर नहीं है तो मुझे कह दो, मैं अपनी माँ की सेवा कर लूंगी। मैं अपनी माँ के लिए 2 रोटी बनाकर भिजवा दूंगी। ममता दीदी, आपने बोल दिया या कुछ और कहना है? अब मैं अपनी बात रखूं? हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं भी आज फैसला करके ही अपने ससुराल लौटूंगी। अगर आप यहाँ फैसला निपटाती रहोगी तो घर का खाना पीना कौन देखेगा? आपको रात का खाना नहीं तैयार करना क्या? कौन बनाएगा? अब जब घर पर मैं नहीं हूं तो मेरी सासू माई तो खाना बनाती है, वही बनाएंगी। बस यही सुनना था। दीदी, आप तो एक हाउस वाइफ हो, घर में ही रहते हो, फिर भी आपको आपकी सासू माँ कितना सपोर्ट करती हैं। आपके घर पर ना होने पर वो पीछे से खाना भी बनाकर रखती हैं और घर की देखभाल भी करती हैं। पर यहाँ पर तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ,
मैं जॉब करती हूँ, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने आपकी मम्मी बैठी है, उनसे पूछो कि आज तक उन्होंने कभी कहा हो कि मैं हेल्प कर देती हूँ? कभी नहीं। हर कोई आपकी सास की तरह नहीं होता दीदी, जो बहू को परोसकर थाली में दे दे। पर मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। मुझे तो ऑफिस के साथ साथ घर का काम भी देखना है। मैं इसलिए सुबह चावल बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे आजकल ऑफिस में बहुत काम है। माँ जी को तो मैं कहती हूँ कि रोटी वाली लगा लो, पर ये मेरी नहीं सुनती। इन्हें तो बस बहू के हाथ का बना खाना चाहिए, खुद भी नहीं बनाना और रोटी बनाने वाली भी नहीं लगानी। अब मैं भी क्या करूँ? मुझे जो समझ आता है वही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, और चावल जल्दी बनते हैं इसलिए मैं चावल बनाने लगी हूँ। कोमल की बातें उसकी सास भी सुन रही थी, आशीष भी सुन रहा था और ननद भी। सास और ननद दोनों के चेहरे शर्म से झुके हुए थे। कोमल तुम टेंशन मत लो, हम कल ही किसी अच्छे खाने बनाने वाले से बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि माँ को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो, और मैं तुम्हें भी ऐसे दोनों जगह हाथ पैर मारते हुए नहीं देख सकता। सॉरी कोमल भाभी, मुझे आपको समझने में भूल हुई। मुझे भी माफ कर दो बहू, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं समझा। पर रोटी वाली मत लगाओ, मैं काम कर लूंगी। नहीं माँ जी, हम खाना बनाने वाली रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप घर का काम करो और आपकी तबीयत खराब हो जाए। आपको भी इस उम्र में ज्यादा काम नहीं करने दूंगी मैं। कोमल की सास और ननद ने उसे समझा और अगले ही दिन उन्होंने एक खाना बनाने वाली रख दी। अब उसके आने से सबको बहुत आराम हो गया। कहीं न कहीं रोजाना सुबह के चावल खाने से कोमल को भी परेशानी हो रही थी। अब वो परेशानी भी दूर हो गई, क्योंकि खाना बनाने वाली को वो सब कुछ समझा देते थे कि कब क्या बनाना है। आपस की समझदारी से सब कुछ ठीक हो गया। उषा देवी की दो बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के 2 बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ, रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती। तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता, तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभियां होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना, तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है?
पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है। जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू, बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू, चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबराकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया। वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, इसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारे गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम, जल्दी से दाल चावल बना लो। और कविता, एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं, मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।